हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीटेट के मोस्ट 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो पेडागोजी में अक्सर 2013 से हर साल आया है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा और इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि पेडागोजी के कैसे क्वेश्चनों को हम सॉल्व कराते हैं और कैसे एकदम एग्जैक्ट आंसर आपकी भी थिंकिंग उसी के अनुसार अब चलेगी। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। अगर आपको पेडागोजी में दिक्कतें हो रही तो आप देखिए कैसे अपनी दिक्कतों को, कैसे अपनी गलतियों को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना। ऑप्शन बी, नित्य शिक्षण कार्यक्रम की एकरसता को बदलना। ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। एंड ऑप्शन डी, शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में अभिभावकों को संतुष्ट कराना। तो बताइए दोस्तों, इसमें सही जवाब क्या होगा? तो चलिए देखते हैं, ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं। क्या होना चाहिए? शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना। बिल्कुल, चिड़ियाघर जो भ्रमण है उसका उद्देश्य तो होता है कि बच्चों को आनंद और मजा आप उपलब्ध कराएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको लास्ट में बताते हैं क्या होगा, एलिमिनेट होगा क्या। नित्य शिक्षण कार्यक्रम की एक रस्तता को बदलना। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो डेली रूटीन होता है उसको चेंज करना। नहीं तो डेली रूटीन में क्या होता है, बच्चे बोर होने लगते हैं। शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। ये बाकियों की तुलना में ये ज़्यादा सही लग रहा है दोस्तों। चलिए ऑप्शन डी भी देख लेते हैं, शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में अभिभावकों को संतुष्ट कराना। नहीं, ये इतना अप्रोप्रिएट नहीं है इसके अनुसार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। कि जैसे जिससे वो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो सके पर्यावरण से। जब वो किसी भी चीज़ से जब वो डायरेक्ट जुड़ते हैं तो उसमें सीखने का जो अनुभव मिलता है वो ज़्यादा फायदा होता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? नहीं है पे दोस्तों ध्यान रखिएगा कि नहीं है पूछा है। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। इसे शिक्षार्थियों को विद्यमान विचारों और अभ्यासों पर प्रश्न करने के योग्य बनाना चाहिए। ऑप्शन बी, इसे बच्चों को समाज के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में बढ़ने के योग्य बनाना चाहिए। इसे बच्चों को सांस्कृतिक अभ्यासों में विविधता का सम्मान करने योग्य बनाना चाहिए। ऑप्शन डी, इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने योग्य बनाना चाहिए। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो ऑप्शन डी जो है ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो देखे होंगे, पहले के वीडियो देखे होंगे, तो उसमें मैंने बताया हुआ है कि जब भी एनसीईआरटी कभी याद करने पे फोकस नहीं करती, बच्चों को याद करने के लिए प्रेरित नहीं करती। तो इसमें याद करने की बात कही गई, तो इसलिए ऑप्शन डी तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो एक एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब आपको ऑप्शन 3 ऑप्शन में से सही जवाब चुनना है। तो क्या होगा दोस्तों सही जवाब? प्रश्नों, विचारों, अभ्यासों पर प्रश्न करने योग्य बनाना चाहिए। क्या ये हो सकता है? या ऑप्शन बी, एक जिम्मेदार सदस्य बनाने के लिए। या फिर ऑप्शन सी, सांस्कृतिक अभ्यासों में विविधता और सम्मान करने योग्य बनाना चाहिए। तो क्या होगा दोस्तों सही आंसर? चलिए बताइए। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है? सही परिभाषा याद करने के योग्य बनाना चाहिए। ये उद्देश्य नहीं है। ठीक है दोस्तों। और क्वेश्चन में क्या पूछा है? कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो आपको ध्यान रखना चाहिए, ऊपर तीनों होंगे लेकिन ऑप्शन डी जो है वो याद करने का उद्देश्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में गरीबी, निरक्षरता और वर्ग असमानता जैसे सामाजिक मुद्दों पर बल देना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अनुभव इस उद्देश्य की प्राप्ति में अधिक प्रभावी होगा? ऑप्शन ए, संबंधित मुद्दों पर विशेष व्याख्यान का आयोजन करना। ऑप्शन बी, शिक्षार्थियों को संबंधित सामाजिक मुद्दों पर चार्ट तैयार करने के लिए कहना। ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्र करने और उनका विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहना। एंड ऑप्शन डी, शिक्षार्थियों को संबंधित मुद्दों पर स्लोगन लिखने के लिए कहना। तो आपको बताना है दोस्तों कौन सा इसमें अनुभव, निम्नलिखित अधिगम अनुभव का उद्देश्य की प्राप्ति अधिक सबसे ज़्यादा प्रभावी कौन सा होगा। तो चलिए आइए देखते हैं।
नीचे से ऑप्शन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। शिक्षार्थियों को संबंधित मुद्दों पर स्लोगन लिखने के लिए करना। क्या बच्चों दोस्तों आपको बताइए, क्या स्लोगन लिखने से किसी भी पर्यावरण के अध्ययन पे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा? अधिगम अनुभव का उसका कोई प्रभाव पड़ता है स्लोगन लिखने से? स्लोगन लिखने मात्र से आप इससे प्रभावित नहीं हो सकते। या संबंधित मुद्दों पर विशेष व्याख्यान, अगर किसी कोई मुद्दा है, कोई टॉपिक है, उस पे हम एक व्याख्यान रख दें, एक लेक्चर रख देते हैं, तो वो भी इतना प्रभावी नहीं होगा। लेकिन अगर आप ऑप्शन सी देख रहे हैं, शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्र करने और उनका विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहना। इसमें आप देख रहे होंगे ऑप्शन 3 में, सी में, कि बच्चा जो है डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो जा रहा है। किसी भी जानकारी को, किसी भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए वो डायरेक्ट उसमें इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, उसका एनालिसिस कर रहा है। तो ये सबसे ज़्यादा प्रभावी होगा, इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपने इसके पहले की 5 वीडियो नहीं देखी हैं जो पेडागोजी और ईवीएस से रिलेटेड हैं, तो प्लीज़ आप उसको देख लीजिए, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें एक-एक चीज़ें बताई गई हैं, कैसे आप पेडागोजी के क्वेश्चनों को, उसमें हो रही गलतियों को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन को शामिल नहीं करता है। कौन है जो इसमें से रचनात्मक आकलन को शामिल नहीं करता है? शिक्षार्थियों के अधिगम रिक्तियों की पहचान, शिक्षण में कमियों की पहचान, शिक्षार्थियों के सीखने को बढ़ाने और शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग को में ग्रेडिंग या रैंकिंग। कौन है इसमें जो रचनात्मक आकलन में शामिल नहीं है? बताइए दोस्तों, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। आई होप आप इसका आंसर बहुत सही देंगे। तो व्हाट विल बी राइट आंसर? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी। शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग से पर्यावरण अध्ययन में कोई रचनात्मक आकलन नहीं होता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे लोगों की कुछ क्रियाएं दिए गए हैं, पढ़ते हैं क्या है क्रियाएं। पहला है खानों का उत्खनन, खुदाई। ऑप्शन बी, दूसरा ऑप्शन क्या है दिया गया? बांधों का निर्माण। 3, बाजार में बेचने के लिए पत्तियां एवं जड़ी बूटी इकट्ठा करना। 4, बांस की टोकरी बनाना। एंड 5, गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाना। कह रहा है कि इनमें से वह क्रियाकलाप कौन से हैं जो जंगलों के गायब होने के लिए जिम्मेदार हैं? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए केवल पहला, या ऑप्शन बी पहला एंड दोनों, फर्स्ट एंड टू दोनों। ऑप्शन सी पहला दूसरा तीसरा, एंड ऑप्शन डी 2 3 4 5। तो बताइए दोस्तों इसमें क्या होगा? इसमें कौन जिम्मेदार है जंगलों के गायब होने के लिए? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी, पहला एंड दूसरा। खानों का उत्खनन, यानी अगर आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा इसमें खुदाई बहुत ज़्यादा हो रही, कहीं खानों की हो रही, कहीं आप देखते होंगे कि सरकार उस पे बैन लगाती है, रुकवा देती है। और बांधों का निर्माण, जितना ज़्यादा बांध बनेंगे उतने ज़्यादा क्या होगा कि जंगलों को काटा जाएगा, बांध के बनाने के लिए वहाँ से हटाया जाएगा। तो इसलिए पर्यावरण को सबसे, जंगल जो गायब होने का मेन रीजन यही दो सबसे ज़्यादा है। तो राइट आंसर विल बी बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांसे के बारे में सही कथन चुनिए। पहला है कांसा लोहे चांदी तथा स्वर्ण की भांति एक तत्व है। कांसे को तांबा तथा टीन से पिघलाकर तैयार किया जाता है। तीसरा, कांसा अत्यंत मजबूत होता है और इससे तोप और मोती बनाई जाती है। ऑप्शन 4, कांसे के बर्तन एल्युमिनियम के बर्तनों की तुलना में अधिक मजबूत होते हैं। ये हल आ गया दोस्तों, ये गलत छप गया है। तो बताइए दोस्तों इसमें से क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन, व्हाट विल बी राइट आंसर दोस्तों? द राइट आंसर विल बी ए, सेकेंड एंड थर्ड। जो कांसा जो होता है वो तांबा और टीन से पिघला कर बनाया जाता है। कांसा अत्यंत मजबूत होता है, इससे तोप और मोती भी बनाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधीधाम, गुजरात का रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल, मध्य प्रदेश और फिर हैदराबाद जाना चाहता है। उसके सफर की दिशाएं क्या होंगी? ये क्वेश्चन दोस्तों बता दें, ये मैप पे बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपने अभी तक मैप नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार मैप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि सीटेट में हर साल एक से दो क्वेश्चन जो होते हैं वो मैप बेस्ड आते हैं। तो कौन सा स्टेट किस दिशा में स्थित है, ये सब क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देख लीजिएगा।
तो बताइए दोस्तों इसका क्या होगा? ऑप्शन ए पहले पूर्व दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में। ऑप्शन बी पहले पश्चिम दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में। ऑप्शन सी पहले दक्षिण दिशा में और फिर पश्चिम दिशा में। ऑप्शन डी पहले दक्षिण दिशा में और फिर पूर्व दिशा में। तो क्या होगा दोस्तों इसका सही जवाब? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए पहले पूर्व दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। नीचे दिए गए कर्तव्यों उत्तरदायित्वों का अध्ययन कीजिए। अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना, पूरे ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे पीछे चले, जो चल ना पाए उसे रुकने के लिए कहना, साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और सब खाने पीने का इंतजाम करना, रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना, पर्वतारोहण में ग्रुप लीडर की जिम्मेदारियों का उपयुक्त में से ध्यान रखना और सबसे सबके लिए कीजिए। इसमें बताइए दोस्तों कि क्या होगा? अगर कोई व्यक्ति है तो उसके कर्तव्यों के बारे में यहाँ बताया गया है कि एक पर्वतारोही है तो उसके क्या कर्तव्य होने चाहिए, वो अगर वो ग्रुप का लीडर है तो उसके क्या कर्तव्य होने चाहिए, इसमें से आपको बताना है कि सही आंसर कौन सा होगा। तो चलिए देखते हैं सही आंसर क्या है। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी पहला चौथा और पांचवा। अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना, साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और सब खाने पीने का इंतजाम करना। एंड ऑप्शन 5 रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना एक पर्वतारोही ग्रुप लीडर का मेन कर्तव्य है, उसका उत्तरदायित्व है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट एक भाग है, किसका भाग है दोस्तों? भारत का। ऑप्शन बी तिब्बत का। ऑप्शन सी नेपाल का एंड ऑप्शन डी म्यांमार का। तो माउंट एवरेस्ट किसका भाग है?